फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो हॉलीवुड में तो एक जाना माना नाम है ही, अब वो बॉलीवुड की ओर बढ़ रहे हैं और वहां अपना दम दिखा रहे हैं। अगर उनका परिचय देना हो तो मैं आपको बताऊं कि एक नागपुरी गाना मोर 18 साल हो गए लग रहे, इस गाने को सुनते ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक जाने माने इंसान का नाम आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हॉलीवुड के जाने माने एक्टर रमन गुप्ता जी की। तो आज हमारे साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रमन गुप्ता जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो रमन गुप्ता जी, हम आपको हमारे प्रभात खबर के फेसबुक लाइव पे आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपको आपकी आने वाली फिल्म रांची डायरी के लिए ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। और आपसे एक छोटी सी बात मुलाकात की शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि मतलब आपने कैसे अपने इस मुश्किल भरे सफर की शुरुआत की? इसकी शुरुआत तो प्रॉपर में रहने वाला बुंडू से जी। और बुंडू में कॉलेज के वक्त वहाँ एक फिल्म की बात चल रही थी, मन की रिपोर्ट, जो कि 5 परगनिया भाषा पे बनने वाली थी। तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया और कुल मिला के फिल्म बनी, लेकिन बनाने वाले जो भी थे, अभी नहीं बोलना चाहूँगा, तो उसमें मेरी मम्मी का सपोर्ट था। उस वक्त उन्होंने मुझे 8000 सेलेक्ट किया था। थैंक्स मम्मा, और आपने मुझे इस जगह पे पहुंचाया। और खासकर मेरा सपना तो था और मेरी मम्मी का भी सपना है कि मेरा बेटा उस स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे एक एक्टर की नज़र से देखते हैं। मम्मी मुझे धर्मेंद्र बुलाती हैं और पापा दिलीप कुमार। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो दोनों का गुण आ जाए उनके आशीर्वाद से। तो फिर ये हुआ। उसके बाद मैं वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, मन की रिपोर्ट, उसकी एडिटिंग चल रही थी रांची में, हरमू में। तो वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे नागपुर इंडस्ट्री के लोग। फिर उन्होंने चर्चा किया कि ये लड़का कौन है, तो बोले वो तो बैठा हुआ है। तो फिर बोले कि यार नागपुरी में काम करोगे? तो एक ऐड आता है, मन में लड्डू फूटा। तो बिल्कुल मेरे भी मन में लड्डू फूटा भाई। तो मैंने फाइनली बोला कि हाँ, क्यों नहीं, करूँगा। तो उसके बाद का जो सिलसिला शुरू हुआ वो है और अब है। हम आपके भी मम्मी और पापा को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं हमारी तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी हमें कितना अच्छा एक्टर दिया। और मतलब मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि आप भी क्या एक एक्टर बनने का ख्वाब रखते थे या फिर आप कुछ और बनना चाहते थे? देखिए, एक्टर का ख्वाब तो नो डाउट था, सच है ये। लेकिन बीच में मुझे आर्मी का शौक लगा था बहुत, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में एनसीसी कैंप में मैं 3rd पास किया हूँ। और कैंपिंग कानपुर, लुधियाना, रांची, ट्रैकिंग कैंप, वो गन LMG 303, मतलब आर्मी का जो शौक होता है वो पूरा हो चुका है। और आर्मी फील कर रहा था, आगे था एम्बिशन कि मैं कहाँ से आर्मी बन जाऊँ। लेकिन उस कैंपिंग में भी मुझे एक्टिंग में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। लास्ट डे जो सिंगिंग का प्रोग्राम होता है उसमें मैंने गाना गाया। तो फिर सोनू निगम के नाम से लोग मुझे पुकारने लगे। और सच्चाई है कि मैं गाना भी गाता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। तो आप गाना गाते हैं अपने लिए, तो थोड़ा सा आज हम हमारे दर्शकों के लिए भी गा दीजिए, हम लोगों को भी वो भी सुन पाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो मुझे थोड़ा सा वो पागलपन छाया हुआ है, रॉके के जरिए मैं अपने फैंस को सुनाता रहता हूँ। अभी मैंने 2-3 गाने अपने फेसबुक पे डाला है। बेसुरा हूँ लेकिन उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कौन सा गाना गाते हैं, नागपुरी या हिंदी, कौन सा सुनना पसंद करते हैं? आप नागपुरी गाना गा दीजिए पहले तो। बिल्कुल। शहर से मोके खींच के ले हिया कर माटी रे, नदी नहर कुइया पाखी और गोरु गाड़ी हो। शहर से मोके खींच के ले हिया कर माटी रे, नदी नहर कुइया पाखी और गोरु गाड़ी हो। थैंक यू। ये मेरी फिल्म सुन सजना, मेरी पहली मूवी आ चुकी है सुन सजना, उसका मेरा एंट्री सॉन्ग है ये। लेकिन बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और अब जैसे आपने बोला कि नागपुरी या हिंदी, तो हम हिंदी को भी क्यों छोड़ दें, आपको हम हिंदी में भी एक गाना
चाहता हूँ वो फरमाइश आप करें। नहीं, मुझे लगता है आपके अच्छा। दिल के करीब जो गाना हो। ऐसे तो मैं रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश साहब को बहुत पसंद करता हूँ, मन्ना डे साहब को पसंद करता हूँ। अभी लेटेस्ट में जो चल रहे हैं सोनू निगम, शान, उदित नारायण, इनको पसंद करता हूँ। बाकी यो को आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं, बट उनका शौक है, उनका हमेशा, उनके भी फैंस हैं, उनका भी मैं इज्जत करता हूँ। कौन सा गाना गा दें? हाँ, अभी गा देते हैं ये। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी अगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, जब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा अभी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। थैंक यू। तो फिर हम अपने दर्शक से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप भी हमारे अतिथि से कुछ सवाल या पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अपनी थोड़ी सी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बता दीजिए। आप थोड़ी देर पहले मुझसे जिक्र अपनी बेटी के बारे में करे थे, एंजल के बारे में, तो कुछ थोड़ा सा। वो तो मेरी जान है, हालांकि हर एक पापा का बेटी जान होती है, लेकिन एक पापा की हैसियत से, और वो मेरी जान है। मतलब अभी मुझ में कहीं बाकी है थोड़ी सी जिंदगी, ये हमारी बेटी के लिए मैं गाता हूँ। और मैं और मेरी बेटी जब अक्सर बैठते हैं, मेरी बेटी को पता है कि मेरे पापा गाना भी गाते हैं, तो दोनों का जुगलबंदी भी होता है। उसे वो अजय देवगन की फिल्म आई थी जो बाप बेटी की स्टोरी थी, ये था, चंदा ने कहा तारों से, तारों ने कहा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, एंजल, पापा की एंजल, एंजल, पापा की एंजल। तो हमारी बेटी का जवाब होता है, पापा, ओ मेरे पापा। और मेरे मम्मी पापा हैं, हम लोग 4 भाई हैं, और भाइयों का बिजनेस है, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और फिल्म लाइन में सिर्फ मैं हूँ, मतलब भाई में नहीं, पूरे खानदान में सिर्फ मैं हूँ। और काफ़ी उनका शुरू में तो होता है ना, ये क्या कर रहा है, तुम कुछ और करो, बिजनेस करो यार, क्या है इसमें, कुछ रिटर्न नहीं है, बेकार है, बहुत कुछ। लेकिन अब उन्हें लगता है कि बेटा मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। में तो किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए कई लोगों की बातें सुननी लेकिन पड़ती है। मैं बता रहा हूँ मैम कि मुझे स्पेशली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत। हमको लगता है कि मैं अपने युवाओं से मैं बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर एक्टिंग है आपके अंदर और आपके फैंस, आपके फैमिली, आपके मोहल्ले वाले जब तक प्रोत्साहन ना दें, खुद में कॉन्फिडेंस लेके मत जाइए स्ट्रगल करने। बहुत टफ है, कितने लोग तो पागल हो जाते हैं, कुछ नशा करने लगते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हमारे रांची में 1-2 लोग सुसाइड भी किए, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन बहुत ही जोखिम भरा, बहुत स्ट्रगल वाला लाइन है। और मैं अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आती हूँ। रांची डायरी की जो अभी पिछले काफ़ी दिनों से वो चर्चा में है फिल्म, और सुनने में आ रहा है कि आपने उसमें एक नक्सली का किरदार निभाया, थोड़ा सा उसका अनुभव आप साझा कीजिए। जी जी, ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि मुझे रांची में रह के ये बॉलीवुड, ये दूसरी तीसरी मूवी आ गई हमारी। और फर्स्ट आप लोगों ने MSD में देखा, हाँ बिल्कुल, उसमें आपकी एक झलक देखने को हमारे फैंस का कुछ शिकायत था कि क्या सर आप थोड़ा सा आए, वो थोड़ा सा रोल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका शिकायत अब दूर हो जाएगा। आपका अपना रमन गुप्ता कम से कम आधे घंटे तो झेलूंगा, झिलवाऊंगा आपको, सॉरी।
और उसमें उसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब वो फिल्म लेके सात्विक सर और पूरा टीम, अनुपम सर की टीम, ये कोकोनट्स प्रेसिडेंट और अनुपम साहब का ज्वाइंट फिल्म है, और इसके लाइन प्रोड्यूसर संजीव वर्मा जी जो रेवोल्यूशंस के नाम पे उनका फॉर्म है, तो काम शुरू किया गया और काफ़ी अच्छा रिलेशन एमएसडी के तरह समय हो चुका था। मैं प्रोडक्शन में भी काम किया था, जो रिक्वायरमेंट होता है उसे पूरा करना। और नीरज सर, मैं बताना चाहता हूँ एमएसडी में मैं कैसे दिखा। नीरज पांडे जी जो डायरेक्टर साहब थे, तो 10-12 दिन में तो काफ़ी अच्छा रिलेशन हो जाता है। ये काफ़ी पैकअप के बाद हंसी मजाक का वो सिलसिला चलता है। तो किसी ने बता दिया कि यहाँ का लोकल हीरो है। बोला अच्छा लोकल हीरो, तो कुछ लोग मोबाइल में मेरे सॉन्ग दिखा दिए। बोले यार तो ऑडिशन क्यों नहीं दिया? हमला सर आप तो ऑडिशन मुंबई से करवा के आए थे, यहाँ तो मौका नहीं मिला, यहाँ तो सिर्फ हमें प्रोडक्शन संभालने का काम मिला है, तो ऐसा है कि इसमें तुम काम कर रहे हो। तो हम बोले ठीक है सर, अब उतने बड़े मस्ती का बात कैसे काटता है। तो ऑन स्पॉट वो स्क्रिप्टिंग लिखाया कि इसको कहाँ पे डालें, कहाँ डालें। तो फिर वो भाई साहब एक कैरम बोर्ड देना गया कि रमन तुम यहाँ के लोकल सभी कलाकारों को जानते हो जो नाटक से जुड़े हुए हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ये काम तुम करो। जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए, चाचा, मामा, नाना, मुंशी, चाय वाला, गुमचे वाला, पुचके वाला, जेड, वो सारा काम मेरे पे सौंप दिया गया। आपको ये बता देना चाहता हूँ इस फिल्म में मेरे अलावा 65 लोग रांची के बहुत बड़ी बात जो दिखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ऑडिशन के वक्त सारे ऑडिशंस हो गए, कैरेक्टर्स फुल हो गए। तो फिर मेरे साथ फिर वही हंसी मजाक का सिलसिला कि यार तुम अपने लिए कुछ किया है कि नहीं? तो बोले सर ये तो आप बताएंगे, मैं अपना ऑडिशन कैसे ले सकता हूँ। तो उसके बाद काफी मशक्कत के बाद मुझे पहले एक याकूब कबाड़ी है उसका रोल प्रोवाइड किया गया। तो उसमें याकूब कबाड़ी का मतलब वो 3 बीवियों का पति, उसके 4-5 बच्चे। मैं किसी एंगल से 3 बीवियों का पति नहीं लगता था। हाँ, तो उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब सात्विक सर ने कहा कि ऐसा करो रमन, एक सेठी गाय है उसका रोल कर लो तुम। तो फिर अभी एमएसडी में मैं छोटी सी भूमिका में जो आया, इसके लिए हमारे फैंस काफी फायर थे मेरे ऊपर। तो मैं बोला कि मैं ये छोटा सा रोल, सॉरी सर, मैं आपका प्रोडक्शन देखूंगा, संभालूंगा, बट ये नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मस्ती चल रहा था। तो 2 दिन के बाद मुझे क्लियर करते हैं कि तू मोहन का किरदार कर रहा है, लेकिन तेरा हुलिया को चेंज करना पड़ेगा। हमारा सर ये क्या है? बोले ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग है या फिर जैसा तुम समझो। हमने बताइए सर। बोले ये जो कैरेक्टर है ये नक्सल है, ये गुटखा खा के इसके दांत बहुत गंदे हैं, दांत ये व्हाइट है, मैं पेंट किया था इस पे, और वो बहुत गंदा है, दाढ़ी बाल कभी नहीं कटवाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बाल बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि वो आप तो नहाता भी नहीं है। तो मैं तो नहा के जाता था लेकिन वो फील लाना पड़ता था कि मैं गंदा हूँ, बाल को जाना, ये करना, वो करना। यहाँ तक कि मैं जब हिमांशु जी को मैं किडनैप करके ले जाता हूँ, मेरे बगल वाले सीट में वो रहते हैं, तो उसके बाद मैं उनके गोद में सो जाता हूँ और ऐसे करके बदन खो जाता हूँ, तो वो साइड में वो एक्सप्रेशन बस के बाहर वो निकल जाना, वो काफी फनी। और ये फिल्म जो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इंटरेस्टिंग कहानी, एक छोटे से शहर का कहानी है, और जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनका स्ट्रगल दिखाया गया है, वो कुछ पाने के लिए कैसे क्या स्ट्रगल करते हैं। तो उसमें नक्सल भी, हम लोग किसी को उपदेश देने का कोशिश नहीं किए, सुधारने की कोशिश नहीं किए हैं। कोशिश ये की है जो 2-2.5 घंटे वो समय निकाल के आते हैं सिनेमा हॉल में, उनका वो हैप्पी अच्छा टाइम जाए और इंटरटेन करके जाए पूरी तरह से। हाँ, रोना धोना वाला हिसाब किताब नहीं, वो हंसते हंसते उनका पेट खुल जाएगा। और बहुत ही मजेदार कहानी है। और आगे आप जो पूछे मैं बताऊंगा। और एक सवाल ये है कि ये अनुपम खेर के साथ आप दूसरी बार फिल्म में काम कर रहे हैं। एमएसटी में तो आप उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाते, तो इसमें तो आप उनके साथ नजर आएंगे, तो आपका कैसा अनुभव है? क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी अभी तक फिल्में की हैं और बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे खुशी की बात मेरे लिए क्या है, इस फिल्म में कम से कम जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिमी शेरगिल जी, सतीश कौशिक जी हमें अरेस्ट करते हैं, गन पॉइंट पे हैंडशॉट करवाते हैं। उसके बाद जिमी शेरगिल और ताहा के साथ मैं बताया उसे किडनैप करके ले जा रहा हूँ। अनुपम खेर के साथ मैं डील करता हूँ पैसे और हथियार का। और काफी जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुल मिला के देखा जाए जो उसके मेन मुख्य पात्र हैं उनके साथ मैं स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
और हमारे कुछ फैंस के सवाल भी शायद आ रहे हैं, तो अमिताभ जी आप ही बता दीजिए हमारे फैंस जो सवाल पूछना चाहते हैं। रमन जी, पहला सवाल विजय मीन जी का है। अच्छा। आपकी फिल्म कब आ रही है? ये फिल्म सर दुर्गा पूजा के पास ये रांची डायरीज आ जाएगी। और इनका जो सवाल है मैं समझ रहा हूँ, ये हमारी जो लोकल मूवी बन रही है माटी और दीवानगी, तो माटी भी हम लोग का आ रहा है छठ पूजा में, और सारा चीज हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो गया, सारा चीज हो गया है। आप छठ पूजा में माटी देख रहे हैं। और उसके बाद सेकंड मूवी दीवानगी, जो विनय आनंद, अली खान जैसे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, विनय आनंद जी हमारे साथ 2 हीरो की कहानी है दीवानगी। तो उसमें वो एज ए हीरो हमारे फ्रेंड हैं, वो कॉलेज बॉय हैं और मैं निर्वाचन आयोग अधिकारी, ऑफिसरी जॉब है मेरा उसमें। जो 2017 में मैं 3 फिल्में दे रहा हूँ, तीनों में डिफरेंट कैरेक्टर है। माटी वो गांव से जुड़ा हुआ बंदा, कंधे पे गमछा, और स्टाइलिस्ट भी है क्योंकि कॉलेज में जाता है। कॉलेज वाला पार्ट वो काफी ड्रेसिंग, चश्मा वश्मा मार के वो गर्लफ्रेंड को घुमाना, गाना गाना, वो सारा चीज है। और उसके बाद वो सिर्फ उसके पापा ब्रिज गोपाल जी जो बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्म कर चुके हैं, तो वो मेरे फादर का रोल कर रहे हैं। उनका इसमें डेथ हो जाता है मुखिया के द्वारा, तो पूरा गांव का वो सारा भार हमारे ऊपर आ जाता है। उसके बाद मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति की तरह अपने गांव वालों का हेल्प करता हूँ। और सेकंड इसमें मैं गांव का लड़का हूँ, पढ़ा लिखा, और दीवानगी में निर्वाचन आयोग रांची में जॉब करता हूँ, जिसमें विनय आनंद से मुलाकात होती है। तीसरा स्टोरी ये है रांची डायरीज, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं। तो उसमें मेरा नक्सल का भूमिका है। उसमें मुझे काफी अजीब से लुक में देखेंगे और बार बार मैं कहता फिरूंगा, लाल सलाम भैया। अगला सवाल मुकेश सिंह का है जी। हमसे पूछ रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हैं भैया? अभी क्या हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। अभी भैया मैं, ऐसा है मुकेश जी, मैं अभी फिल्म कर रहा हूँ, और फिल्म में काफी वर्क होता है, काफी काम होता है, रेकी, प्रोडक्शन, एडिटिंग, डबिंग। उसके बाद बन जाने के बाद उसे जब बेचने की तैयारी आती है, उसके लिए प्रोडक्शन हाउस से बात करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना पड़ता है, सिनेमा हॉल वालों से बात करना पड़ता है, ताकि ये मेरा जो मेन हीरो प्रोड्यूसर होता है, जो पैसे लगाया है उसने, उसे हम रिटर्न कर सकें। पिक्चर बनाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है। पिक्चर तो हम लोग 1 महीना में शूट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को 2 महीना 2.5 महीना उसे सजाने में और आप तक पहुंचाने में लगता है। अगला सवाल मनोज कुमार का है जी। उन्होंने फरमाइश की है, बेवफा फिल्म का गाना सुनाइए और स्कूल के टाइम पे गाना अरे सुनाइए। वाह। क्या नाम है उनका? मुकेश जी? मनोज कुमार। मनोज जी, हाय मनोज जी। मन नहीं भरा आपका इतना गाना सुनने का। आप कह रहे थे कि आप उन्हें झिलवाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, दर्शक आपके गाने ओके। सुनने के लिए बता तो रहे हैं। सुना देते हैं भाई। बिल्कुल। आप हैं तो मैं हूँ, आपको जोहार दिल से, और ऐसे आशीर्वाद बनाए रहिए। और 2017 में 3 फिल्में, उसके बाद भी 2-3 फिल्म मैंने साइन कर चुका हूँ, आगे धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना, गुड़िया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल न तोड़ना, स्कूल के टाइम पे। आगे कौन सा गाना था? ये बेवफा सलीम का। तोर दुनिया से दूर सलम, अब मोए चल लो, जा तो खुश रहबे। मतलब लो भाई, आगे सब देंगे। आगे कुछ हंसी और फनी बातें होंगी, और गीत सुनाता रहूंगा मैं आपको। ऐसे तो बहुत सवाल आ रहे हैं लेकिन हमारे इनबॉक्स में, लेकिन लास्ट सवाल उमेश जी का है जी। उमेश जी बोल रहे हैं, रमन जी एक डायलॉग सुना लीजिए। वही वाला सुना दीजिए जो आप कुछ देर पहले मुझे बैक कैमरा में सुना रहे थे, वो जो बैंक वाला जो सुना रहे थे, वही वाला सुना। होता क्या है कि जब पैदल मैं हिमांशु को लेके जाता हूँ, हिमांशु पुलिस सर को, तो एक्चुअली वो एक्सपर्ट होते हैं ताला खोलने में, तो पैदल मैं बस उतरने में जाता हूँ, तो हिमांशु बोलते हैं, अच्छा ही बताइए भैया, एटीएम भी पैदल ही लेके आए थे का? तो मेरा सिर्फ एंग्री रोल होता है ये। तो बोलते अरे भैया आप गुस्साते काहे हो, मैं ऐसा कुछ मकसद नहीं है, हम तो अच्छे पूछ रहे थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन होता है,
अच्छा भैया, यहाँ तो खुले में शेर चीता घूम रहा होगा। फिर मैं एंग्री रोल उसमें करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। और सलमान जी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी बेटी भी फैन है और बहुत सारे फैन हैं उनके। और उनका जो ट्वीट के बाद मुझे तो काफी अच्छा लगा। जी हाँ, आपको भी बहुत अच्छा लगा और आपके जितने भी फैन हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरा एक और, आप जैसे इतना टाइम आपने यहाँ पे नागपुरी सिनेमा में इतना टाइम बिताया, आपके इतने सारे फैंस हैं, तो मतलब आपको एक बाहर से देखने से तो ये बहुत चकाचौंध भरी दुनिया दिखती है, अंदर तो आप ही बता सकते हैं कि इसमें कितना स्ट्रगल है, कितने लोग मतलब पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारी अभी कुछ दिन पहले जैसे एक्टर एक्ट्रेस जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं आप जैसे, तो थोड़ा सा उस बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कर देना चाहता हूँ, ये बहुत ही जोखिम भरा लाइन है। क्योंकि देखिए, हम लोग स्टार के बेटे तो है नहीं जो हमें कास्ट किया जाए, हम लोग के पीछे पैसा लगाया जाए। तो कहीं नहीं कि टैलेंट, स्ट्रगल, मेहनत और सबसे बड़ा चीज़ है लक। लक अगर आपके पास नहीं है ना बॉस, तो मैं मुंबई रिटर्न हूँ, मैं गया था आज तक, स्ट्रगल हालांकि नहीं किया, रिटर्न नहीं बोलूँगा, मैं जाता आता रहता हूँ। बट मैं वहाँ जब देखता हूँ ना स्थिति उन कलाकारों की जो ऑलरेडी स्क्रीन पे आ चुके हैं, जो हिट हैं, जिसे हम पर्सनली जानते हैं, उनका जो स्ट्रगल वाला लाइफ होता है, वो कोने में बैठ के वो सिगरेट पीना, डिप्रेशन, वो बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बुरा लगता है स्पेशली। तो अगर आप तभी आइए जब आपका फैमिली सपोर्ट हो। और पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको वाकई में एक्टिंग आता है, आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लें और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स अगर मिले तो ही आप ट्राई करें। और सिर्फ मैं हीरो, सच्चाई क्या है मैम कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, हर कोई इस रुपये पर्दे पे आना चाहता है, ये कड़वा सच है। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हो, आर्मी मैन, पुलिस में, सब कोई। लेकिन बहुत ही टफ लाइन है और एक्टिंग जो है वाकई बहुत टफ है। मैं तो आज भी सीखता हूँ, अपने जूनियर से, बड़ों से, सबसे सीखता रहता हूँ। तो फिर आप और बताइए कि आपका अब आप जो है एल्बम, आपने तो शुरुआत जैसे एल्बम से की थी, तो अब क्या आपने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है या फिर आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं या फिर क्या है? नहीं, एल्बम तो देखिए, एल्बम तो काफी मैंने 2,500-3,000 एल्बम मैंने कर चुके हैं जी, बहुत सही। लेकिन उस समय एक और दौर था, क्योंकि नागपुरी का एक अलग जॉन है जो 5-6 वापस इसी स्ट्रीम में रहेंगे या फिर बिल्कुल आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के होकर? आपने मेरा दिल का बात है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका ब्रशिंग और आशीर्वाद से मैं चाहे जहां पहुंच जाऊं, लेकिन मैं ये क्षेत्रीय नागपुरी खोटा भाषा में जो आप हमें देखते आए हैं, ये मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस है आपसे। और जैसे हमारे युवा हैं आजकल, अब फिल्मों में जाने का, जैसा आपने बताया कि सबको शौक है हर कोई जैसा, तो हमारे बहुत सारे युवा हैं। तो 3 फिल्म मैंने रिजेक्ट भी किया है। अच्छा। ठीक है, उसका स्टोरी लाइन मजा नहीं आया, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था और जो बना रहे थे उनके पास बजट भी ज्यादा अच्छा नहीं था। तो हम जब वो ड्रामा शो करते हैं, वहां पे तो खर्चा होता है ना। तो भाई, अगर हम गाना गा रहे हैं, कुछ गुस्से में कोई चीज तोड़ फोड़ रहे हैं या फिर कुछ बड़ा सीन दिखा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, खर्चा नहीं है, तो शायद हम वो जो डायरी में जो स्टोरी लाइन है उसे हम वहां पे उतार नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने 3 फिल्में रिजेक्ट भी किया है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आप मतलब एक खुशी वाला कैरेक्टर निभाते हैं, एक बहुत ही सैड कैरेक्टर भी आप निभाते हैं, अभी आप नक्सली बनकर आ रहे हैं, तो मतलब